प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। परीक्षा का समय अब निकट आ चुका है। मतलब 20 क्वेश्चन, 20 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री, 20 बायोलॉजी क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आप रिवीजन करते रहेंगे, कंसेप्ट लेते रहेंगे, तभी आगे परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो परीक्षा के लिए अभी से मेहनत जारी कर देना है। आज हम बायोलॉजी चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन, ये सब हॉट क्वेश्चन जितना भी दे रहे हैं पूरा हॉट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखते जाना है, कंसेप्ट लेना है और इसको लिखते भी जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। 4 चॉइस है। पहला है श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण, चौथा कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो एक का हो जाएगा सी, यानी प्रोटीन संश्लेषण। देखिए, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। पूछता है कि राइबोसोम क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र। अब इससे संबंधित 4-5 गो पॉइंट है जिसे क्वेश्चन प्रायः पूछता है, वो जो देख लेंगे। तो राइबोसोम से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए। पहला कि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग कहते हैं कि कोशिका के अंदर जो जो पार्ट पाया जाता है वो कहलाता है कोशिकांग। तो सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। इसका निर्माण आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि यह झिल्ली विहीन रचना है, अर्थात राइबोसोम पर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र या प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। पूछता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को। या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है, तो राइबोसोम। तो इस प्रकार से राइबोसोम से संबंधित क्वेश्चन रहता है और ये हम डिटेल में वीडियो का पहला वीडियो में हम दिखा चुके हैं। पहला वीडियो सेल का है, उसमें हम पूरा कोशिकांग के बारे में, पूरा हम सेल के बारे में वर्णन किए हैं। उसको भी आपको देखते रहना है, क्योंकि वहाँ से हमको कंसेप्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 का देख रहे थे वर्णन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दूसरा क्वेश्चन है कि वैसे जीव को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं। तो इसका पहले आंसर लिख लें, डी, यानी प्रोकैरियोट्स। डी। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इसके साथ साथ झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है या वैसे सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट। उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कहते हैं हिंदी में नील हरित शैवाल। ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल अनडेवलप्ड रहता है और वैसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, वास्तविक केंद्रक होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। तो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल, ये तीनों को छोड़ करके जितने जीव जंतु हैं सब यूकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। तो हम 2 नंबर का आंसर क्या देखें, डी। अब क्वेश्चन देखते हैं 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में है कि जीन बने होते हैं, तो आंसर दे दें डीएनए के खंड, यानी ए। 3 का हो गया ए। देखिए, जीन क्या है, तो जीन एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब कि जिस पर माता पिता का गुण होता है। और जीन डीएनए का एक अंश है, एक भाग है, एक खंड है जिस पर माता पिता के गुण होते हैं। तो इसको, जीन को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। और यह क्रोमोजोम पर पाया जाता है। क्रोमोजोम के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन स्थानांतरित होते हैं और उससे माता पिता का गुण
संतान तक पहुंचता है। तो आंसर 3 का कौन सा देखें? ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन 4 में है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका झिल्ली पहला चॉइस है, दूसरा है गोल्जी उपकरण, सी में है केंद्रक, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक, यानी डी। देखिए हर एक कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक कोशिका में होने वाले क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क, यानी ब्रेन ऑफ सेल। तो पूछता है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रेन ऑफ सेल केंद्रक को कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो 5 का हो जाएगा बी, यानी कोशिका झिल्ली। 5 का बी, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि इस मेम्ब्रेन के द्वारा, इस झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जो सेल के लिए आवश्यक है वह पदार्थ सेल में जाएगा, जो सेल के लिए अनावश्यक है उस सेल से बाहर जाएगा। तो वह झिल्ली जिसके द्वारा पदार्थ अंशतः आता है या जाता है वह झिल्ली कहलाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली क्या है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो 5 का आंसर हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 में है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो 6 का हो गया ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम, यानी परमाणु बम। कोशिका का परमाणु बम कौन है? तो लाइसोसोम। अब आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? कि लाइसोसोम में एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। जब लाइसोसोम टूट जाता है तो यह एंजाइम कोशिका द्रव में पहुंचता है और कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिसको डिजॉल्व कर देता है, घुला देता है। और जब कोशिकांग घुल जाएगा तो पूरा सेल नष्ट हो जाएगा और सेल के साथ साथ लाइसोसोम भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। इसके अतिरिक्त और चॉइस में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ श्वसन की क्रिया होती है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट क्या है? तो वैक्यूल में एक झिल्ली होती है, तो वैक्यूल में जो झिल्ली है उसी का नाम है टोनोप्लास्ट। पूछता है कि वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट होगा। और लास्ट है कोशिका भित्ति, मैंने सेल वॉल, जो पौधा के कोशिका में पाया जाता है, पौधा के कोशिका के बाहरी भाग हुआ ये, और यह सेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। तो चारों चॉइस का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तब क्या होगा? तो इसका आंसर लिखेंगे बी, यानी संकुचित हो जाता है। तो अति पराशरणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है? गाढ़ा होता है। ये सॉल्यूशन गाढ़ा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें हम किसी सेल को रख दिए तो इसमें से क्या होगा कि द्रव्य कम सांद्रता वाला घोल अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। अधिक सांद्रता में ज़्यादा गाढ़ा घोल और कम सांद्रता में कम गाढ़ा घोल। तो कम गाढ़ा वाला घोल अधिक गाढ़े घोल की ओर जाएगा। तो ये सेल क्या हो जाएगा? यहाँ से द्रव्य निकल के आ जाएगा अति पराशरणी में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये सिकुड़ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं, हाइपोटोनिक जिसकी सांद्रता कम रहे, उसमें हम अगर सेल को रख दें तब क्या होगा? सेल फूल जाएगा। वहाँ से द्रव क्या करेगा? सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो फूल जाएगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो संकुचित हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन पूछते रहता है।
तो इस 7 का हो गया बी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में है कि पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। पहला चॉइस पार्श्वस्थ विभाजोतक, शीर्षस्थ विभाजोतक, मृदुतक, अंतर्वेशी विभाजोतक। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए प्लांट में 2 तरह का टिश्यू होता है। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजोत्की ऊतक, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू माने अस्थाई ऊतक, जो हम लोग ऊतक चैप्टर में लिए हुए हैं। और ऊतक को बढ़िया से पढ़ेंगे, चूँकि ऊतक का हम पूरा कंसेप्ट दिए हुए हैं चैप्टर में। 4 क्लास होगा ऊतक का, तो चारों क्लास को बढ़िया से देख लें तो वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हमेशा इससे क्वेश्चन रहता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको कहते हैं विभाजित ऊतक, वो बार बार विभाजित होते रहता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है। और परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। तो विभाजित ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप का है। एक होता है कि वैसे सेल या ऊतक जो पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, उसको कहते हैं शीर्षस्थ माने एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षस्थ विभाजोतक, और उससे पौधा के लंबाई में वृद्धि होती है। एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, वो पार्श्व बगल से में रहता है, पौधे के बगल में रहेगा, तो बगल में रहेगा तो मोटाई में पौधा वृद्धि करेगा। और एक होता है इंटरकैली, जो नोड के निकट रहता है और इस पर पत्तियां लगी होती है। तो 7-8 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में देखिए, 9 में है कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें पहला है मृदुतक और दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक। तो आंसर हो जाएगा 9 का सी। 9 का हो गया सी। मृदुतक कहते हैं पैरेन्काइमा, मृदुतक, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पैरेन्काइमा। और स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, इसको कहते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो ये दोनों कोशिका जीवित होते हैं। तो मृदुतक की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, और स्थूल कोण ऊतक ये कोशिका के कॉर्नर पर ये पेक्टिन का जमाव रहता है, जिसके कारण कॉर्नर क्या ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो स्थूल कोण ऊतक में कोशिका का कॉर्नर ठीक होगा, और ये दोनों लिविंग होगा, दोनों जीवित होगा। और एक होता है दृढ़ोतक, जिसको अस्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, दृढ़ोतक, अस्क्लेरेनकाइमा, अस्क्लेरेनकाइमा। तो यह निर्जीव होता है, इसमें लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन के जमाव के कारण यह निर्जीव हो जाता है। तो मृदुतक स्थूल कोण ऊतक जीवित और दृढ़ोतक यानी अस्क्लेरेनकाइमा निर्जीव होता है। तो ये हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9। 9 का हो गया सी। और अब देखें 10वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है, 10 में है कि किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। जैसा कि अभी हम लोग देखे कि दृढ़ोतक जो अस्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, इसकी दीवार मोटी होती है, किसके कारण? तो लिग्निन के जमाव के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 का सी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है। तो इसको आंसर लिख दे पहले, बी स्टोमेटा द्वारा। 11 का बी। देखिए पौधे स्टोमेटा के द्वारा गैस का आदान प्रदान करते हैं। मतलब क्या कि स्टोमेटा के द्वारा श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो स्टोमेटा के द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस तरह से गैसों का एक्सचेंज, गैसों का विनिमय किसके द्वारा हुआ? स्टोमेटा द्वारा। स्टोमेटा कहाँ होता है? तो पत्तियों पर, मुख्य रूप से स्टोमेटा पत्तियों पर पाया जाता है, जो एक प्रकार का छिद्र है। तो ये 11 का हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जटिल ऊतक बना होता है। तो मृदु ऊतक का, स्थूल कोण ऊतक का, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, समान कार्य करने वाला एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। तो इसका हो गया सी, माने भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं जटिल ऊतक, यानी 12 का हो जाएगा सी। जटिल ऊतक और सरल ऊतक, दो तरह का ऊतक है। तो सरल ऊतक में एक ही प्रकार के सेल्स का समूह होता है और जटिल ऊतक में भिन्न प्रकार के सेलों का समूह होता है। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम और सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। तो ये देख रहे थे 12 नंबर का क्वेश्चन। और अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में है कि इसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे ए, यानी जाइलम। तो जल और खनिज लवण जाइलम के द्वारा जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचता है और फ्लोएम द्वारा पत्ती में बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो जाइलम से क्या जाएगा? जल और खनिज लवण। जल एवं जल में भी घुला रहता है खनिज लवण। खनिज लवण किसके द्वारा? तो जाइलम द्वारा। याद रखें, जैसे जाइलम और जैसे जल। और भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। तो जाइलम होता है यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पर ध्यान देना होगा क्वेश्चन में कि जाइलम एक ही दिशा में जल और खनिज लवण का संवहन करता है और फ्लोएम बाई डायरेक्शन होता है, दोनों दिशा में, नीचे ऊपर हर एक पार्ट में भोजन को पहुंचाता है। तो जाइलम हो गया एक दिशीय माने यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम हो गया द्विदिशीय माने बाई डायरेक्शनल। तो ये क्वेश्चन 13 का देख रहे थे, 13 का ए हुआ। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि चलनी नलिका बनाने में भाग लेता है, यानी कि चलनी नलिका किसका भाग है? तो आंसर लिखेंगे डी, यानी फ्लोएम का। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये दोनों, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये पूरा हम चैप्टर में दिए हुए हैं। सेल उठा के देखेंगे, सेल में प्लांट, एनिमल सबके बारे में हम चर्चा किए हैं। टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, टिश्यू में हम पूरा चैप्टर दे दिए हैं। इस चलते पूरा कंसेप्ट आपका टिश्यू चैप्टर से है, पूरा सेल से है। तो सेल चैप्टर को बढ़िया से एक बार देख लेंगे। पहला दूसरा वीडियो दिया गया है इसमें। तो 14 का हम लोग लिख रहे थे क्या? फ्लोएम। तो अब देखिए, फ्लोएम में 4 घटक होते हैं। पहला हो गया सीव ट्यूब माने चालनी नलिका, दूसरा कंपेनियन सेल जिसको सखी कोशिका कहते हैं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा हो गया फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 पार्ट फ्लोएम का और जाइलम का। तो फ्लोएम में कितने घटक बतलाए? भी 4। कौन कौन बतलाए? तो फ्लोएम में 4 पार्ट में सीव ट्यूब माने चालनी नलिका, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जिसमें याद रखना है कि फ्लोएम फाइबर निर्जीव है और बाकी जो 3 है माने सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सजीव होता है। उसी प्रकार से जाइलम में भी 4 घटक हैं, ट्रैकिड, वेसेल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इसमें जाइलम पैरेन्काइमा सजीव है और बाकी जो 3 है वो निर्जीव है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इतना बारीक पूछता है, कुछ इसमें कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन में गलत लगेगा तो माइनस में चला जाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपका मार्क्स अच्छा है। तो अब है 14 का डी देख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 15।
15 में है कि सह कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए सह कोशिका यानी कंपेनियन सेल, तो अभी तुरंत हम लोग देखें कि सह कोशिकाएं पाई जाती है किस में, फ्लोएम में, यानी 15 का हो जाएगा ए। सह कोशिका जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं वो मिलता है कहाँ, फ्लोएम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि केंद्रक अनुपस्थित रहता है। पहला चॉइस है सह कोशिका में, फ्लोएम पैरेन्काइमा में, वयस्क चालनी नलिका में, स्थूलकोण ऊतक में। तो चालनी नलिका, वयस्क चालनी नलिका यानी कि सी, 16 का हो जाएगा सी। देखिए चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ले उसके कार्य में सहयोग करता है कंपेनियन सेल, सखी कोशिका। सखी इसलिए नाम पड़ गया कि चालनी नलिका को कार्य करने के लिए सहयोग कर रहा है। तो चालनी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित, बाकी में केंद्रक उपस्थित है। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सल्की या सल्काभ इपिथेलियल का प्रमुख कार्य है। तो आंसर पर लिख लेंगे 17 का सी यानी सुरक्षा। इपिथेलियल तक ये जंतुओं में पाया जाता है, हम लोग में पाया जाता है, और एपिथेलियम का काम है सुरक्षा प्रदान करना। ये त्वचा के बाहरी भाग में, त्वचा का मेन पार्ट है वो सल्की इपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। सल्की इपिथेलियम टिश्यू, कोलुमनर इपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल, ये टिश्यू के टाइप हैं जो टिश्यू चैप्टर में सब दिया गया है, और उसको एक बार अवश्य देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 17 नंबर हो गया, 17 का हो गया सी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए क्या है। 18 में है कि पक्षमाभि या पक्षमल एपिथेलियल पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ए यानी ट्रैकिया में। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू भी कई टाइप में है, जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है कि ये टिश्यू में ऊपर सिलिया जैसा रचना होता है, आई मिलता है ट्रैकिया में, श्वास नली में, ओविडक्ट में रहता है ना, कौन सा, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हम 18 नंबर का ए देखें, ये भी बहुत उपयोगी है क्वेश्चन। और अब है 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 19 में है कि अस्थि है, अस्थि यानी हड्डी, अस्थि है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी यानी संयोजी ऊतक, बी। देख संयोजी ऊतक का काम होता है कोशिका या ऊतक या अंग को आपस में जोड़ना, सपोर्ट करना। तो हड्डी क्या है, तो संयोजी ऊतक है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, अंदर से आधार प्रदान करता है। तो ये संयोजी ऊतक में 3 टाइप होता है, कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यह स्केलेटल टिश्यू के अंतर्गत आता है, कौन, अस्थि, और एक होता है उपास्थि। अस्थि को कहते हैं बोन, उपास्थि हो गया कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज दोनों स्केलेटल टिश्यू का टाइप है, स्केलेटल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। तो हम 19 का भी बी देख रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 में है कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है एपिथेलियल, पहला चॉइस है एपिथेलियल ऊतक में, दूसरा तंत्रिका ऊतक में, तीसरा एरियोलर ऊतक में, चौथा पेशी ऊतक में। तो 20 का हो जाएगा सी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। ये होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। और इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के सेल्स होते हैं फाइबर में, जैसे वाइट फाइबर, येलो फाइबर, इसके अतिरिक्त
और सेल्स हैं हिस्टोसाइट्स जो जीवाणु को मारने का काम करता है, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये सेल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग 20 क्वेश्चन का वर्णन देख रहे थे और ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इस पर ध्यान हम लोग देते रहेंगे और फिर हम लोग आगे 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।